अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज एक दूसरे टॉपिक के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और वो टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने दुनिया में पॉवर्टी के हवाले से जो कोरोना वायरस के नतीजे में जो है वो आने वाली है उसके हवाले से उन्होंने कुछ इंकशाफात किया। वो रिपोर्ट मेरे सामने है, फिर उसमें कुछ अपना भी थोड़ा बहुत ऐड करूँगा। और रिपोर्ट है तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रिम, लेकिन आप आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी कोई चैलेंज होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी। लेकिन वो जो ग्रिम सिचुएशन है, अगर हमने चीज़ों को सही तरीके से टेकल नहीं किया तो फिर वो हम उसी तरफ जाएंगे जो कि ये रिपोर्ट कहती है। पहले तो वो ये रिपोर्ट जो है, अब चूँकि ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो अभी 1 मई गुज़रा है, तो इस हवाले से इस किस्म की चीज़ें जो है वो ज़रा बंदे को रिफ़्रेश कर लेनी चाहिए कि गरीबों के या मज़दूरों के क्या हालात हैं। तो वो उस हवाले से ये रिपोर्ट मेरी नज़र से गुज़री है। उसमें वो कहते हैं कि तकरीबन आधी जो दुनिया की पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है या जो वर्कर्स हैं दुनिया के अंदर जो काम करते हैं, जो कि फूड चेन के बिल्कुल आखिरी जो तबका होता है, वो सबसे ज़्यादा हिट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आधी जो दुनिया की पॉपुलेशन है, वर्कर्स जो हैं, पॉपुलेशन नहीं वर्कर्स, उनका लाइवलीहुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब कोरोना से दुनिया रिकवर करेगी और दुनिया वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ चल पड़ेगी। तो आधे से ज़्यादा जो है उस वर्क फोर्स का लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। और फिर आगे उसमें ये बताया जाता है कि इसके बाद जो हालात आएंगे वो ये होंगे कि एम्प्लॉयमेंट और मेकिंग अ लिविंग, ये जो है ना, ये एक सबसे बड़ा मसला जो है ये दुनिया को दरपेश हो सकता है कोरोना के ख़त्म होने के बाद। अभी भी है, लेकिन अभी उसके वो रिपोर्ट्स इस तरीके से आ नहीं रही। कुछ ममालिक ने मैनेज कर लिया है लोगों को रिलीफ देके, और कुछ ममालिक जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे। जहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जहाँ पे मैनेज हो चुका है वहाँ पे वो अभी काफ़ी हद तक वो काबू में है, लेकिन ये बाद में जो है ये होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल किस्म के लोग होंगे वो ये होंगे जो कि आपके फूड चेन के बॉटम पे जो काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। मतलब जो सबसे आखिरी दर्जे का जो मज़दूर होगा किसी भी बिज़नेस के अंदर, जो सबसे आखिरी दर्जे पे काम कर रहा होगा, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। और फिर उसमें भी डेली वेजर्स होंगे या जो इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा इससे मुतासर होंगे। ठीक है, ये इसके दो टाइप ऑफ चीज़ें हैं कि एक तो फूड चेन के आखिर पे जो बंदा होगा वो, और एक जो डेली वेजर्स है जो कि यूजुअली आखिर पे ही होते हैं। और फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, जो कि कोई डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं होती, लेकिन वो किसी के पास जाके दिहाड़ी कर लेते हैं। मतलब इसी तरह के ज़्यादातर लोग डेली वेजर्स में यही होते हैं, तो वो इससे मुतासर होंगे। ठीक है ना। फिर जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इसमें बताई गई है, अलार्मिंग ये है कि तकरीबन कोई 3.3 अरब लोग जो है ना, उसमें दुनिया की वर्क फोर्स है जो कि इसके अंदर जो है इस वक्त दुनिया में काम कर रही है। और उसके अंदर भी आप अगर देखें तो तकरीबन कोई 2 बिलियन तक के लोग जो हैं वो इस इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, 2 अरब लोग काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। तो ये पूरी दुनिया का नक्शा है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान पे भी असर पड़ेगा, लेकिन ये ओवरऑल पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो खींचा गया है इस रिपोर्ट में। और ये सारा कुछ होगा, ये जो 2 अरब लोग हिट होंगे, वो कहते हैं कि ये जो आपका 2020 का जो सेकंड क्वार्टर है, जिसके अंदर से अभी हम लोग गुज़र रहे हैं, ये इसमें होगा। ये सेकंड क्वार्टर में से अब हम इसमें गुज़रने शुरू हो गए हैं। ये अभी जून में जाके ख़त्म हो जाएगा, 1 महीना इस क्वार्टर में हो चुका है। तो ये इसमें ये चीज़ होगी जो कि काफ़ी हद तक होती हुई नज़र भी आ रही है। ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसे, मतलब इसमें हालात कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात है तो गवर्नमेंट्स को जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और लोगों को कुछ मींस ऑफ लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीफ्स जो है वो पैकेजेस दिए जाते हैं ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन ये उन ममालिक में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जहाँ पे सोशल
सेफ्टी नेट्स जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे ये जो सोशल सेफ्टी नेट्स अवेलेबल हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल सकता है, और लोगों ने अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस लेने के लिए रजिस्टर भी करवा लिया। बहुत सारे लोगों ने उन ममालिक में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। तो उन ममालिक में तो गवर्नमेंट्स ने एक्शन ले लिए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम यह है कि एक तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम बहुत ज़्यादा करते हैं, इकॉनमी हमारी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। FATF के जो हमारे ऊपर इतने सारे ऑब्जर्वेशंस लगे थे, उसमें इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने वाली भी बात हो रही थी, उस पर भी किसी टाइम आएंगे इंशाल्लाह, FATF पे भी बात करेंगे, लेकिन इकॉनमी हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। फिर दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत कटौती करती है तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह से हर महीने मुख्तलिफ़ फ़ंड्स के नाम पे, और ताकि वो फिर उनको रिटायरमेंट के बाद या बुरे औकात में फिर वो उनको दे दिए जाएं, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतों के पास वो फ़ंड भी अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स कभी ऐसी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ी नहीं थी। हुकूमतें ऑलरेडी क्राइसिस लाइक सिचुएशन में चलती हैं, तो वो उन्हीं फ़ंड्स में से खाती रहती हैं, जो लोग फिर मांगते हैं तो फिर उनको इक्का दुक्का करके दे देती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से ज़्यादा लोग एक साथ मांगने शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हुकूमत के पास कोई उसका है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास आ सकती है कि पाकिस्तान ने वो पैसे काटे तो हैं, मुलाजमीन के ड्यू तो हैं उनके पास, लेकिन अब वो पैसे मुलाजमीन को कहाँ से दे, हुकूमत ने वो ऑलरेडी खाए हुए हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, पीछे से ये जितने भी आ रहे हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, वो पीछे से खाते हुए आ रहे हैं हुकूमतें उसको। वो फ़ंड कभी हुकूमत ने उन मुलाजमीन के लिए संभाल के नहीं रखा। जब किसी मुलाजिम को ज़रूरत पड़ती है, इतना होता है कि अगर 100, 200, 300 मुलाजमीन को एक साथ ज़रूरत पड़ जाए वो दे देते हैं, लेकिन अगर इतने सारे मुलाजमीन को एक साथ ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो नहीं होती। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पॉवर्टी लाइन के आसपास रह रहा है, या थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है। अगर हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं, नीचे वाला भी ऊपर चला जाता है, थोड़े से ख़राब होते हैं, ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। तो जो ख़त गुरबत है उसके तकरीबन आसपास बहुत सारे लोग हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, और फिर इस किस्म का झटका लगता है तो वो जो ऊपर है वो नीचे आ जाते हैं। ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो एक सिचुएशन है उससे गुज़र रहा है। और इसी दौरान अगर फिर ये कंप्लीट लॉकडाउन जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है, पर्टिकुलरली सिंध की गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, तो फिर अगर वो कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता है तो फिर उसके बाद भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। पॉवर्टी का जो लेवल है वो फिर पाकिस्तान के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर उस पर काबू पाना जो है वो किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी का रेट है वो 23.4 है, और यहाँ पे पिछले दिनों भी मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान की पॉवर्टी के हवाले से बात की थी, तो कुछ फिगर्स फिर मुझे वहाँ से उस रिपोर्ट से भी लेने पड़ गए। तो अभी जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है, इसके बाद ये तकरीबन जाएगी 44-45% पे जाएगी। ये जो आपका पॉवर्टी का रेट है दुनिया में 23 से जाएगी 44-45 पे, ये जंप कर जाएगी इस कोरोना के बाद। अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी एडवांस कंट्रीज, एक और मसला है कोरोना के साथ, कोरोना को हमने बड़ा इजी ले लिया है। अब इसके साथ जितनी भी एडवांस कंट्री थी, जैसे कि जर्मनी जो था वो काफ़ी हद तक बचा हुआ था यूरोप के अंदर कोरोना से, तो जर्मनी ने जब अब पिछले दिनों अपना लॉकडाउन को ईज़ किया थोड़ा सा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर थोड़ी बहुत शुरू कर दी, तो वहाँ पे कोरोना का एक सर्ज देखने को मिला। जब लोग दोबारा बाहर निकले, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग शुरू हो गई, कंट्रोल थी लेकिन पहले से ज़रा थोड़ी ज़्यादा हो गई, उसके अंदर भी वो एक स्पाइक उनको नज़र आना शुरू हो गया, केसेस जो थे वो ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉकडाउन रखते हैं और फिर आप अचानक से चीज़ों को खोलते हैं तो फिर इसके अंदर स्पाइक भी आ सकता है बहुत बड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा तरीके से इसको खोलना भी पड़ेगा, बहुत वेल मैनेज्ड अंदाज में इसको लेके जाना पड़ेगा। फिर इसमें जो स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे, उनके स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए जो हम देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। क्लासरूम्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे जो
छुट्टी के टाइम में जो आपको जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये एकदम एक रश लग जाता है। जो ट्रांसपोर्ट एरिया होता है उसके अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके देख लें, ट्रांसपोर्ट एरिया में एक अजीब सा रश लग जाता है। कॉलेजेस में देख लें, स्कूल्स में देख लें, वो सारी की सारी चीज़ें फिर प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से मॉनिटर करनी पड़ेंगी। उसके अंदर कुछ SOPs बनाने पड़ेंगे। ये एकदम से नहीं खोला जा सकता। अगर एकदम से खोलेंगे तो जो जर्मनी की मैंने आपको एग्जांपल दी, खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है और फिर दोबारा चीज़ें बंद होने की तरफ जाएंगी। और पाकिस्तान ऑलरेडी जो है ये अभी जो बंद हुए हैं इसके अंदर पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचा है। जो रिपोर्ट है IMF वगैरह की, वर्ल्ड बैंक की, वो कह रहे हैं कि आपकी जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1950s के लेवल पर जाएगी, वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है ना। तो उसके अंदर अब और फिर एक यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि इस कोरोना के बाद जो है वो कहत फैमिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दुनिया में कहत होंगे और वो इस पैमाने पे होंगे जिस तरीके से हम लोग जो है वो पुराने ज़माने में देखा करते थे, और या जिनके डिवाइन बुक्स के अंदर ज़िक्र है जिस किस्म के कहत का, फैमिन्स का ज़िक्र है, शायद ये उस किस्म के फैमिन्स आने शुरू हो जाएं इस कोरोना के बाद। मतलब डिवाइन बुक्स में अगर किसी फैमिन का ज़िक्र है, इंजील में है, तौरात में है, उस टाइप के, तो अगर आप वो देख लें कि अगर वो जो फैमिन्स उस लेवल के होंगे तो वो किस लेवल के होंगे कि जिसका ज़िक्र वो जो मुक़द्दस किताब अल्लाह ताला ने उस ज़माने में उतारी थी उसमें किया गया था। ठीक है। तो वो फिर उस लेवल का कहते हैं कि शायद ये फैमिन्स जो है ये उस लेवल के आने शुरू हो जाए। इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो है बरवक्त इक़दाम किए जाएँ। अब ये है तो एक इंटरनेशनल मसला है, ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, चीन का मसला नहीं है, अमेरिका का मसला नहीं है, जर्मनी का मसला नहीं है, सिर्फ इनका मसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सब का मिलजुल के हल करने वाला मसला है। और इसके लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है, एक कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत है। ये जो हम देख रहे हैं कि चीन अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा है और अमेरिका चीन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है, चीन तो इतना ज़्यादा नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, लेकिन अमेरिका आजकल ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा है। फिर उन्होंने WHO की फ़ंडिंग रोक दी अमेरिका ने कि हम आपको फ़ंड नहीं करते, आपने बर वक्त हमें मुत्तला नहीं किया हुआ था। इस किस्म के जो एफ़र्ट्स होंगे ना इंटरनेशनल स्टेज पे, ये इस कोरोना को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं होगी। ये है ब्लेम गेम। अमेरिका के अंदर इलेक्शन आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त चाहिए कि वो किसी को स्केप गोट बनाए और ख़ुद जो अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क के अंदर बढ़ गई है उनके बरवक्त इक़दामात ना लेने की वजह से वो अब चीन पे वो मलबा डाल के अपने इलेक्शन में जाए ताकि वो इलेक्शन में अपना वोट सिक्योर करे और दूसरी टर्म में इलेक्शन जीत सके। ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो चीन की तरफ मोड़ा हुआ है कि आपने बरवक्त नहीं बताया। WHO को वो स्केप गोट बना रहा है कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि अगर आप पीछे जाके देखें तो चीन ने भी बर वक्त बताया था WHO को, WHO ने भी बर वक्त ये बताया था कि ये एक बहुत बड़ी तबाही फैलने वाली है और ये पूरी दुनिया जो है इसके 70% आबादी को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त कान उस पर नहीं धरे थे। ठीक है, तो बहरहाल वो तो एक उनकी पॉलिटिक्स है, वो तो चलती रहेगी। जो ये इलेक्शंस जो है वो करीब आते जाएंगे, उस पर भी फिर वीलॉग्स मैं बनानी शुरू कर दूंगा कि क्या सिचुएशन कहाँ पे होने जा रही है। लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ इस कोरोना के हवाले से देख रहे हैं। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये कंसर्टेड एफर्ट्स नहीं होती तो ये कोरोना पे काबू पाना जो है ये मुमकिन नहीं रहेगा। इस दौरान जो है जो यूनाइटेड नेशंस की एक अपील थी कि आप जंगें बंद कर दें, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। दुनिया में जंगें अभी भी जारी हैं। अभी भी आप देखें LOC पे वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान इधर भी फंसा हुआ है। उधर दोबारा टेररिज्म ने जो है वो फाटा के रीजन में एरिया जो अर्स्टाइल फाटा था उसमें सर उठाना शुरू कर दिया, तो ट्रूप्स वहाँ भी इंगेज्ड है। इसी तरीके से आप अफ़गानिस्तान के अंदर देखें जंगें चल रही हैं। इस तरीके से आप जाएँ तो, और ये सिर्फ अमेरिका ने नहीं रिजेक्ट किया, ये चीन ने भी रिजेक्ट किया ये बात कि नहीं ये नहीं हो सकता। इस तरह आप मिडिल ईस्ट में देखें तो जंगें चल रही हैं, तो कोई भी मुल्क जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। जो प्री कोविड-19 उनकी पोजीशन थी, जो भी स्टांसेस थे जिनके साथ उनकी जंगें चल रही थी, वो अभी भी उन चीज़ों पे चल रहे हैं। तो ये चीज़ें सारे के सारे ममालिक को मिल बैठ के इस पे फैसला करना पड़ेगा कि आया हम कोरोना के हाथों मरना पसंद करेंगे, साथ साथ जंगें भी लड़ते रहेंगे, या हम कोरोना से बचने के लिए जंगें कम से कम टेम्पररीली उसको हम स्टॉप लगा देंगे। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा दोबारा हथियार उठाएं, दोबारा उधर ही जाएं और फर्दर जंग को फैलाएं मत। जहाँ पे आपका कंट्रोल है उसको फ़िलहाल वहीं पे रहने दें। लेकिन इस तरीके से कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जितने भी, अगर कोई बड़ा मुल्क नहीं मानता, अमेरिका नहीं मानता, चीन नहीं मानता, तो फिर उसके बाद जो है ये चीज़
आगे बढ़ती जाएगी, ये बाकी ममालिक इंडिया हो गया और ये तो फिर डेफिनेटली नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं तो फिर ये भी मानने शुरू कर देंगे, पर्टिकुलरली अमेरिका अगर एक प्रेसिडेंट सेट करता है। क्योंकि जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि अमेरिका अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहे तो अभी भी वो इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया और मतलब जो ओपेक प्लस को इन्फ्लुएंस करके ऑयल की प्रोडक्शन को कट लगाया उन्होंने 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे का, तो वो कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, फिर उसमें मैं अपना व्लॉग ख़त्म भी कर दूंगा, जो वे आउट है इसका। वे आउट ये है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें कि जो वो बता रहे हैं कि फेमन्स आएंगे ना, इस फेमन से बचने के लिए पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। वो जो पीछे एक मैं व्लॉग बना चुका था नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से, आप उसको देख लें, जिसमें मैंने शुगर माफिया का भी जिक्र किया था। तो ये शुगर केन की जो हमें काश्त है, इसको कम करके हमें गंदम की तरफ आना पड़ेगा और हमें कॉटन की तरफ आना पड़ेगा, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं और हमारी खुराक की ज़रूरियात इंटरनली भी पूरी हो सकती हैं। और अगर किसी और मुल्क को चाहिए होंगी, जो कि डेफिनेटली फ्यूचर में चाहिए होंगी, तो हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक वाहिद ज़रिया है पाकिस्तान के पास। जब इतनी बड़ी इसके असरात होंगे, चले मईशत के साथ तो देख लिया जाएगा, लोग दोबारा काम पे भी चले जाएंगे, लेकिन अगर गला नहीं होगा, खुराक नहीं होगी, तो लोग क्या खाएंगे? उसके लिए पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रेरियन कंट्री है, तो पाकिस्तान की यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसकी स्ट्रेंथ है। फिर एग्रीकल्चर में इसको देखना चाहिए कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स को, और जो मैंने बताया इस पे फर्दर रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारी ज़रूरी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये कर सकती हैं। एरिड है, गोमल के अंदर है, वो कर सकती हैं। तो ये रिसर्च इस पे हुकूमत इनसे करवाए और देखे कि एग्रीकल्चर में हम किस किस सेक्टर पे जाके स्विच कर सकते हैं, जो कि हमारे खुराक की ज़रूरियात भी पूरी करें, और आसपास के जो ममालिक हैं जिसमें जब फेमन आएगा तो हम उनको भी वो एक्सपोर्ट कर सकें। उससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आप कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा बद असरात इस मुल्क के अंदर फिर नहीं देखेंगे, जो पूरी दुनिया में शायद इसके बाद आने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जो आया और बस चला जाएगा और दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये एक इंतहाई बड़े स्केल का इवेंट है। जितना जितना हम इससे दूर जाते जाएंगे, इतना हमें पता चलता जाएगा कि ये कौन कौन से नुकसान करके गया, कौन कौन से असरात हमारी ज़िंदगियों पे डाल के जा रहा है। फेमन इज़ वन ऑफ दोज़, ठीक है, जिसमें कि हमें ये ख़तरनाक तरीके से जकड़ सकता है। सो फेमन को जो है उन असरात के अंदर जो है एक बहुत प्राइम पोजीशन फ्यूचर में शायद हासिल होगी, जो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट वो कह रही है। इससे पाकिस्तान अपने आप को बचा सकता है अगर पाकिस्तान बरवक्त इक़दामात करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल या परसों किसी और व्लॉग में आपके साथ दोबारा किसी और टॉपिक पे बात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।